प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के अध्याय 3 में वर्णित कवि कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता बात सीधी थी पर का अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता के बहाने का अध्ययन किया है, इसका भावार्थ ग्रहण किया है, इसका अर्थ ग्रहण किया है। आज हम कवि कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता बात सीधी थी पर का भावार्थ ग्रहण करेंगे, अर्थ ग्रहण करेंगे। कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह से ये कविता बात सीधी थी पर ली गई है। जो कविता हम आज पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है बात सीधी थी पर, इसे कुंवर नारायण का जो काव्य संग्रह है जिसका नाम है कोई दूसरा नहीं, इससे ही इस कविता को संकलित किया गया है। कविता में कथ्य और माध्यम, कथ्य यानी कहने वाली बात, जिस बात को कहा जा रहा है उसे कथ्य कहा जा रहा है। कविता में कथ्य और माध्यम, और जिस माध्यम से जिन शब्दों का प्रयोग करते हुए उस बात को कहा जा रहा है, कथ्य और माध्यम, इन दोनों के बीच में जो द्वंद्व है उसको उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। हर बात को कहने के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेंच के लिए एक निश्चित खांचा होता है। बड़ा पेच यदि हमें कहीं पर कसना हो तो उसके लिए बड़ा खांचा होना चाहिए। छोटा पेच यदि हमें कहीं पर कसना हो तो वहाँ पर छोटा खांचा होना चाहिए। और इस प्रकार से खांचे के अनुरूप ही जब हम पेच कसते हैं तो उस पेच में कसावट आती है और वह पेच मजबूती के साथ में किसी भी चीज़ को बांध लेता है। इसके लिए एक निश्चित खांचा होता है। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे का पर्याय के रूप में जानते आए हैं, उन सभी के भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। जिन शब्दों को हम एक शब्द के या पर्याय शब्दों के रूप में देखते आए हैं, जिनको पढ़ते आए हैं, उन शब्दों को भी प्रयोग करने के लिए अलग अलग स्थान, अलग अलग स्थिति, अलग अलग दशाएं होती है। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है। अच्छी कविता तभी बनती है जब उसमें ठीक प्रकार से शब्दों का संयोजन हो, ठीक प्रकार से शब्दों का तालमेल हो। ठीक प्रकार के शब्दों के संयोजन और तालमेल से ही अच्छी कविता बनती है। और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यह तो हृदय के सहज भाव है। हृदय के सहज भाव जिस भी प्रकार से शब्दों के माध्यम से व्यक्त हो रहे हों, उसी सहजता के साथ, उसी भावानुकूलता के साथ में उनका प्रस्तुतिकरण कर देना चाहिए। इस प्रकार से जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की आवश्यकता नहीं होती और वह सहूलियत के साथ ही हो जाता है। और वह जो भाव है, जो विचार है, वह सीधी सादी और सरल भाषा में ही व्यक्त हो जाता है। तो आइए अब हम इस कविता का वाचन करते हैं और उसके पश्चात हम इसका भावार्थ और अर्थ ग्रहण करेंगे। कविता का शीर्षक है बात सीधी थी पर, और इस कविता के रचनाकार है कुंवर नारायण। बात सीधी थी पर एक बार, बात सीधी थी पर एक बार, भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया कि बात या तो बने। तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई।
आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोंक दिया। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोंक दिया। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने कभी भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने कभी भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? आइए अब हम इस कविता का भाव ग्रहण करते हैं, अर्थ ग्रहण करते हैं। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कवियां कह रहे हैं कि बात सीधी थी पर जो कहना चाह रहे थे, वो जो कथ्य है, जो कहना चाह रहे थे, सीधी सी बात, ये जो कथ्य है ये बहुत सीधा सा था, सरल सा था, जिसको कहना था। लेकिन कहते समय भारी भरकम भाषा के चक्कर में फंस गई। उस बात को कहने के लिए इस प्रकार के शब्द काम में ले लिए गए कि जरा टेढ़ी फंस गई, कि उस बात का सीधा सीधा अर्थ व्यक्त नहीं हो पाया। बात जरा टेढ़ी फंस गई। टेढ़ी फंस जाने का आशय यहाँ पर है कि उलझ गई, उसमें उलझाव आ गया। बात सीधी थी एक बार। कवि कहते हैं कि मेरे मन में एक बार एक कथ्य यानी सीधी व सरल सी बात थी, जिसे मैं कहना चाहता था, परंतु उसे व्यक्त करने के लिए बढ़िया सी भाषा, लच्छेदार भाषा का मैंने प्रयोग कर दिया। अर्थात भाषाई प्रभाव दिखाने के चक्कर में, अपनी विद्वता दिखाने के चक्कर में कथ्य की सरलता ही समाप्त हो गई। आशय यह है कि भाषागत शब्द जाल में फंसकर सरल बात भी जटिल हो गई। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। सरल सी बात थी लेकिन भाषा के चक्कर में थोड़ी टेढ़ी फंस गई और उलझ गई। उसे पाने की कोशिश में, अब उलझी हुई भाषा को पाने की कोशिश में, यानी उसे सरल बनाने के क्रम में, उसे पाने की कोशिश में, उसे सरल बनाने के क्रम में, कोशिश में, उसके प्रयास में भाषा को उल्टा पलटा। भाषा जो कही जा रही थी उसमें काम में लिए जा रहे शब्द थे, उनको आगे पीछे किया, उनको उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा। कई बार वाक्य में उन शब्दों को बिठाया, फिर दूसरे शब्द बनाए, फिर दूसरे शब्दों के साथ में फिर वाक्यों का निर्माण किया, वाक्य नए फिर बनाए। इस प्रकार उनको कई बार तोड़ा मरोड़ा। ये सोच करके यह कोशिश की जा रही है कि बात बने, कि हम जो कहना चाह रहे हैं उसे सरलता से कह सकें। घुमाया फिराया, और उसके पश्चात भी जब हमें हमारी बात को ठीक प्रकार से अभिव्यक्त करना नहीं आया तो हमने उन शब्दों को, उन वाक्यों को पुनः घुमा फिरा करके भी प्रयोग में लिया। ऐसा इसलिए किया हमने, ये कोशिश लगातार इसलिए की कि बात या तो बने, बात बन जाए। बात बन जाए का आशय यहाँ पर है कि हम हमारी कोशिश में सफल हो जाएं, हम जो कहना चाह रहे हैं उसे सीधे सीधे शब्दों में व्यक्त कर दें, या फिर भाषा से बाहर आ जाए, या फिर जो हमने भारी भरकम शब्द काम में लिए थे उन शब्दों का जो दुष्परिणाम श्रोताओं पर पड़ रहा था वह उससे बच जाए। उसे पाने की कोशिश में कवि कहते हैं कि जब तब उस बात को कहने के लिए मैंने भाषा को, अर्थात शब्दों को बदलने का प्रयास किया, शब्दों को मैंने उल्टा पलटा। भाषा में जो काम में लिए जा रहे शब्द थे उनको मैंने उल्टा पलटा, शब्दों को काट छांट करके आगे पीछे किया, शब्दों को काट छांट किया, और वाक्य में उनको अलग जगह आगे पीछे लगा करके भी मैंने देखा। मैंने ऐसा प्रयास इसलिए किया कि सीधी बात सरलता से व्यक्त हो सके,
सीधी बात सरलता से, सहजता से अभिव्यक्त हो सके। मैंने कोशिश की कि या तो मेरे मन की बात सरलता से व्यक्त हो जाए, मैंने कोशिश की कि या तो बात बन जाए, या फिर भाषा से बाहर आ जाए, या फिर भाषा के जंजाल से छूटकर बाहर आ जाए, कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। मैं तो भाषा को सरल करने का प्रयास कर ही रहा था। भाषा को सरल करने के प्रयासों में मैंने शब्दों को आगे पीछे भी किया। भाषा को सरल करने के लिए मैंने वाक्यों की रचना में भी परिवर्तन किया। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। पेचीदा का आशय है जटिल होती चली गई, कठिन होती हुई चली गई। कवि कह रहे हैं, जैसा कि मैंने कोशिश की कि या तो मेरे मन की बात सरलता से व्यक्त हो जाए, फिर भाषा के जंजाल से छूटकर बाहर आ जाए, परंतु ऐसा नहीं हो पाया और इस प्रयास में स्थिति खराब होती हुई चली गई। भाषा अधिक जटिल हो गई। जो मैं सहज सरल भाषा में अपनी बात व्यक्त करना चाह रहा था, स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई और वह जो बात थी वो सरल होने के बजाय अधिक जटिल हो गई और मेरी बात उसके जाल में उलझ कर रह गई। इस प्रकार भाषा का परिष्कार करने के चक्कर में सीधी बात और भी जटिल हो गई, बात और भी पेचीदा होती हुई चली गई, बात और भी पेचीदा होती चली गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना कवि यहाँ कह रहे हैं कि बात पेचीदा हो गई, बात की सहज और सरल अभिव्यक्ति नहीं हो पा रही थी और बार बार के प्रयास से बात बनने के बजाय बात उलझ और गई। ऐसी स्थिति में ऐसी परिस्थिति में जब धैर्यपूर्वक इसको हल करना था, जब धैर्यपूर्वक इस सारी की सारी चीज को सही करना था, तब धैर्य से समझे बिना सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय, यहां पर कवि ने एक प्रतीक काम में लिया है पेंच। जो बात रूपी पेंच है उसको खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। बात रूपी जो पेंच है उसको खोलने के बजाय मैं उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। जैसा कि हम जानते हैं, जो पेंच होता है जिसमें चूड़ियाँ होती है, एक कील होती है जिसमें चूड़ियाँ नहीं होती, और जब हम पेंच को कसते हैं तो चूड़ियों के साथ वह पेंच जहाँ भी हम कस रहे हैं, लकड़ी पर कस रहे हैं या किसी दीवार पर कस रहे हैं, किसी प्लास्टिक के सतह पर कस रहे हैं, तो वह पेंच अपने साथ चूड़ियों के साथ ही कसावट और प्रभावशाली तरीके से अपना स्थान बना लेता है और उस स्थान पर मजबूती के साथ में लग जाता है। तो ये जो पेंच था, इसको यदि हम सही दिशा की तरफ घुमाएंगे, अगर इस पेंच को हम सही दिशा की तरफ घुमाएंगे तो यह पेंच कस जाएगा और यदि दूसरी तरफ घुमाएंगे तो यह पेंच खुल जाएगा। जिधर पेंच को खोलना था उधर नहीं घुमा करके इसको दूसरी तरफ घुमा करके बेतरह इस प्रकार से कस दिया गया कि वह पेंच खुलने के बजाय बहुत ज़्यादा कस गया। पेंच को जिस तरफ घुमाकर खोलना था उधर नहीं घुमाया गया, दूसरी तरफ गलत दिशा में घुमाया गया और इस प्रकार से यह पेंच और भी अधिक कसता हुआ चला गया। धैर्य का आशय है धैर्यपूर्वक, धीरज रखते हुए, बेतरह मानी बुरी तरह, ये जो पेंच है बुरी तरह कसता हुआ चला गया। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना। कवि कहते हैं कि भाषा के चक्कर में फंसी सीधी बात को धैर्यपूर्वक समझे बिना ही उसे सुलझाने की कोशिश करने पर वह और अधिक उलझ गई। कवि यहाँ ये हमें विशेष रूप से यहाँ पर कवि हमें विशेष रूप से यह बात कहना चाहते हैं कि यदि विषम परिस्थिति आए तब हमें धैर्य धारण करना चाहिए। हम धैर्य धारण करते हुए, धैर्यपूर्वक कार्य करते हुए, धैर्यपूर्वक विचार करते हुए ही हम विषम से विषम परिस्थिति से भी मुकाबला कर सकते हैं।
तो यहाँ पर कवि ये कह रहे हैं कि बिना धैर्य धारण किए, धैर्य से उस बात को समझे बिना ही मैं पेंच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, और इस प्रकार की कोशिश में बात और अधिक उलझ गई। जिस प्रकार पेंच को सही दिशा में घुमाकर खोलने की बजाय यदि गलत दिशा में घुमाया जाएगा, सही दिशा में घुमाकर खोलने की बजाय यदि उसे गलत दिशा में घुमाया जाएगा तो वह बुरी तरह कस जाएगा। इसी प्रकार बेवजह भाषा का पेच कसने से बात सहज और स्पष्ट होने के स्थान पर और भी अधिक क्लिष्ट होती हुई चली गई। ये जो पेच रूपी भाषा है, इस भाषा का जो पेच है उसे गलत दिशा में, यानी गलत शब्दों का प्रयोग करते हुए, भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करते हुए, साहित्यिक शब्दों का प्रयोग करते हुए कवि इस प्रकार से प्रयोग करता रहा कि वह बात सरल होने के बजाय और अधिक क्लिष्ट हो गई और अधिक कठिन हो गई। क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे, कर्तव्य कारनामे पर साफ साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाह। तमाशबीन ऐसे लोग जो तमाशा देख रहे हैं, दर्शक, शाबाशी का भाव, वाह करने के द्वारा जो उत्साहवर्धन किया जाता है, शाबाशी दी जाती है। ऐसे क्योंकि इस कर्तव्य पर भाषा को सीधी सादी सहज रूप में अभिव्यक्त करने के बजाय भारी भरकम शब्दों का प्रयोग किया जा रहा था, और कवि अपना पांडित्य प्रदर्शन करने के लिए अलंकारपूर्ण लच्छेदार भाषा का भी प्रयोग कर रहा था। ऐसा करने पर उस बात को सुनने वाले जो तमाशबीन लोग थे वे वाह वाह कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों के सामने बहुत ही लच्छेदार अलंकारिक भाषा का प्रयोग कवि कर रहा था, बहुत ही साहित्यिक भाषा का प्रयोग कवि कर रहा था। जबकि उस अलंकारिक शब्दों के द्वारा, उस साहित्यिक भाषा के द्वारा उस सरल बात का अर्थ अभिव्यक्त नहीं हो रहा था, उस सरल बात की अभिव्यक्ति नहीं हो पा रही थी। लेकिन फिर भी उसको सुनने वाले जो तमाशबीन है वह वाह वाह कहते हुए शाबाशी दे रहे थे। और इस प्रकार से क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह का स्वर, कवि कहता है कि बार बार चमत्कारपूर्ण भाषा का प्रयोग करने और विद्वता दिखाने के लिए प्रयोग की जा रही साहित्यिक भाषा का प्रयोग करने पर वाह वाह करने वाले और शाबाशी देने वाले तमाशबीन लोगों की कमी नहीं थी। उनके प्रोत्साहन से मेरी सीधी सरल सी बात, उनके प्रोत्साहन की वजह से मेरी सीधी सरल सी बात को व्यक्त करने की उलझन और ज़्यादा बढ़ गई। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। कवि कह रहे हैं कि आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। कवि को इस बात का डर था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं मेरी बात का आशय सहजता से, सरलता से समझा ही नहीं पाऊं, और ऐसा ही हुआ। वो सरल और सहज सी बात है वह श्रोताओं तक पहुंच ही नहीं पाई और जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। जो अनावश्यक ही, बेवजह ही साहित्यिक और इस प्रकार के चमत्कारिक शब्दों का प्रयोग कवि कर रहा था, उन भारी भरकम शब्दों के द्वारा बात की चूड़ी मर गई। बात की चूड़ी मर जाने का आशय है बात का प्रभावहीन हो जाना। उस बात में जो प्रभाव होना चाहिए, उसका जो भाव व्यक्त होना चाहिए, वो भाव ही समाप्त हो गया। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। यहाँ पर जो भाषा कवि ने काम में ली है और वह भाषा में बेकार घूमने लगी, और वह जो पेच था, पेच रूपी जो बात थी, उसकी चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। भाषा में बेकार घूमने का आशय यह है कि उसमें कसावट नहीं रही, उसमें प्रभावशीलता नहीं रही, उसमें सही रूप में अभिव्यक्ति का भाव नहीं रहा, और इस प्रकार से वह भाषा में बेकार ही घूमने लगी। आखिरकार वही हुआ। कवि कहता है कि भाषा के साथ जबरदस्ती करने का यही परिणाम हुआ जिसका उसे डर था। भाषा को तोड़ने मरोड़ने व चमत्कारपूर्ण, भारी भरकम, लच्छेदार साहित्यिक शब्दों का प्रयोग करने के चक्कर में उस कथ्य यानी सीधी सी सरल सी बात का
मूल भाव ही नष्ट हो गया। बात की चूड़ी मर गई, जो मूल भाव था उसका वही नष्ट हो गया। पेंच को जबरदस्ती कसने से उसकी चूड़ी मर गई और पेंच बेकार ही घूमने लगा। यहाँ कवि कह रहे हैं कि भाषा रूपी पेंच को जबरदस्ती कसने से उसकी चूड़ी मर गई, उसका भाव नष्ट हो गया, उसका अर्थ प्रकट नहीं हो पाया और वो जो पेंच है बेकार ही भाषा में घूमने लगा। इसका आशय यह है कि उन तमाम शब्दों के द्वारा, उन भारी भरकम शब्दों के द्वारा सरल और सहज अभिव्यक्ति नहीं हो पाई। इस प्रकार भाषा का बनावट के अनुचित प्रयास में उसका मूल कथ्य ही नष्ट हो गया और इस प्रकार जो भाषा का बनावट और अनुचित प्रयास किया गया उसके परिणाम स्वरूप उसका मूल कथ्य ही नष्ट हो गया। हार कर मैंने उसे कील की तरह, कवि ने बहुत प्रयास किया कि अपनी बात को सरलतम शब्दों में व्यक्त करे। कवि ने जब भारी भरकम और साहित्यिक अलंकारिक शब्दों का प्रयोग किया तो तमाशबीनों ने उसका उत्साहवर्धन किया और उस उत्साहवर्धन के जोश में आकर के कवि ने फिर और इसी प्रकार के शब्दों को तलाश किया। स्थिति खराब से और ज़्यादा खराब होती हुई चली गई और फिर सारे प्रयास जब निष्फल हो गए तो कवि कह रहे हैं कि हार कर, यानी सारे प्रयास जब असफल हो गए, कवि हार गया, तब उसने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, उसे यानी पेंच को। और पेंच की चूड़ी मर गई थी, यानी बात जो कही जा रही थी, जो कथ्य था उसका भाव समाप्त हो गया था, उसका जो भाव अभिव्यक्त होना था वो अभिव्यक्त नहीं हो पा रहा था। इस प्रकार इस पेंच रूपी कथ्य को कवि ने क्या किया, कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। जहां पर पेंच को कसना था, पेंच को कसने से उसमें कसावट आती, उसमें प्रभावशीलता आती, लेकिन कवि ने अब लीपापोती कर दी। कवि ने अपनी जो सरल सीधी सी बात कहनी थी उस बात को कई प्रकार के साहित्यिक और अलंकारिक शब्दों का लच्छेदार भाषा का प्रयोग करने के बाद भी जब सफलता नहीं मिली तो कवि ने कुछ शब्दों को लीपापोती करते हुए इस प्रकार से प्रयोग किया मानो उस पेंच को कील की तरह उसी जगह पर ठोक दिया हो और ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। और जिस प्रकार से आप देखते हैं कि ये कील और ये पेंच में जो ये चूड़ियां होती है, इन चूड़ियों के माध्यम से जैसे ही ये पेंच अंदर जाता है तो अपनी कसावट के हिसाब से इसमें बहुत ज़्यादा कसावट भी आ जाती है और ताकत भी आ जाती है, मजबूती के साथ में ये चीज़ को पकड़ लेता है। इस कील में यहाँ पर किसी प्रकार के पेंच नहीं है और पेंच नहीं होने की वजह से ये जो कील है इसमें इतनी कसावट नहीं रहती, इतनी मजबूती नहीं रहती, इतनी ताकत नहीं रहती जितनी कि इस पेंच के अंदर होती है। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार चूड़ियाँ मर जाने से पेंच की कील की तरह ठोक कर ही छोड़ दिया जाता है और यदि ज़्यादा जोर जबरदस्ती इस पेंच के साथ में की जाएगी, ऊपर से हथौड़े से इसके ऊपर वार किया जाएगा, इसको ठोका जाएगा, ऊपर से बहुत ज़्यादा जोर से जब इसको ठोका जाएगा, जोर जबरदस्ती की जाएगी तो इसकी ये जो चूड़ियाँ हैं ये सब मर जाएगी और ये भी कील की तरह ही हो जाएगा। इसकी चूड़ियाँ मर जाएगी, फिर इसके अंदर न तो कसावट रहेगी न ताकत रहेगी। कवि कहते हैं कि उसी तरह मैंने कथ्य के साथ व्यवहार किया। चूड़ियाँ मर गई पेंच की और उसके बाद मैंने उसे कील की तरह ठोक दिया और ऐसा व्यवहार कथ्य के साथ किया। कथ्य का आशय है उस सीधी सी सरल सी बात के साथ किया। कथ्य को चमत्कारपूर्ण शब्दों से अब लीपापोती कर ठीक करने का प्रयास किया। उस पेंच को कील की तरह ठोक दिया, यानी जो अब मैं बात कहने जा रहा था अब मैं लीपापोती करने वाले शब्द इस प्रकार से ढूंढ करके काम में मैंने लिए। ऐसा करने पर वह कविता ऊपर से तो अच्छी और ठीक ठाक सी प्रतीत हो रही थी, परंतु अंदर से वह एकदम ढीली एवं प्रभावहीन हो गई। मेरी बात, मेरा कथ्य जो मैं कहना चाह रहा था वो ऊपर से तो अब ऐसे लग रहा था जैसे ठीक हो, लेकिन अंदर से अब वह पूरी तरह से ढीली हो गई। न तो उसमें कसावट थी न प्रभावशालीपन था, वो प्रभावहीन हो गई और तब उस अभिव्यक्ति में न तो कसावट बची थी और न ही प्रभावशीलता बची थी। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह, बात ने यानी जो कथ्य था, ये जिसको कहा जा रहा था उस कथ्य ने, अब यहाँ पर इस कथ्य का मानवीकरण हो गया। एक मानव की तरह जब प्रकृति के उपादानों को हम प्रयोग काम में लेते हुए देखते हैं तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर बात जो कथ्य है, जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी,
इस बात को सहज रूप में अभिव्यक्त करने के लिए शब्दों का प्रयोग जो कवि कर रहा था, तो यानी कहने का आशय यह है कि यह बात कवि के साथ खेल रही थी। और मुझे पसीना पोंछते देखकर, कवि के जब सब प्रयास निष्फल हो गए, कवि जब हर प्रकार से असफल हो गया, पसीने पसीने हो गया, तो कवि को पसीना पोंछते देखकर इस बात ने पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? बात ने मुझसे पूछा कि क्या तुमने भाषा को कभी सहूलियत से बरतना नहीं सीखा? क्या तुमने सहज और सरल शब्दों में अपनी बात को कहना नहीं सीखा? क्या तुम्हें सहज, सरल और भावानुकूल अभिव्यक्ति करना नहीं आता? बात ने, जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, कवि कहते हैं कि तब कथ्य यानी बात ने शरारती बच्चे की तरह मुझसे पूछा कि तुम क्यों व्यर्थ की शाब्दिक क्रीड़ा कर रहे थे? तुमने बहुत सारे शब्दों को आगे पीछे किया, शब्दों का आपने ढांचा और उनका बोलने का तरीका बदला, और इस प्रकार से करने के बावजूद भी तुम मुझसे खेलते रहे और इस प्रकार बहुत सारा परिश्रम किया। व्यर्थ में ये सारा परिश्रम तुमने क्यों किया? ये पूछ रहा है कवि को, यानी मुझको अपना पसीना पोंछते देखकर। कवि कह रहे हैं कि मुझको अपना पसीना पोंछते देखकर बात ने कहा कि तुम व्यर्थ में पसीना बहा रहे हो। क्या तुमने अब तक भाषा को सरलता, सहजता और सहूलियत से प्रयोग करना नहीं सीखा? और एक अभिव्यक्ति के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हमें जो भी मन का भाव है, मन का विचार है, जो भी हमारा कथन है, जो भी हमारा कथ्य है, जो भी सीधी सरल सी बात है, उसे सीधे साधे, सरल और भावानुकूल भावों में ही, बातों में ही, शब्दों में ही व्यक्त कर देना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, इस कविता में ये भाव व्यक्त हुआ है कि कथ्य को, जो कहने वाली बात है, उसको सरल और संप्रेष्य बनाने के लिए शब्दों को ज़्यादा तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। ऐसा उचित नहीं होता। कोई भी कविता हो, कोई भी कथ्य हो, सरल होना चाहिए, सहज होना चाहिए एवं सुंदर भावबोध के अनुरूप ही होना चाहिए। इसमें यह संदेश भी दिया गया है कि हमें अपनी बात को पांडित्यपूर्ण भाषा में और क्लिष्ट कल्पनाओं में उलझाने के बजाय सरल रूप में, सहज रूप में, सहज शब्दों में ही व्यक्त करना चाहिए। भाषा को सहूलियत से बरतने का अभिप्राय यह है कि भाषा को सरलता, सादगी, सहजता तथा भावों के अनुरूप प्रयोग करना चाहिए। कविता में शब्दों का प्रयोग भावों के अनुरूप होना चाहिए। भाषा पूर्णतया सुबोध हो और सरल होनी चाहिए। प्रस्तुत काव्यांश में कील की तरह ठोकना, पसीना पोंछना, ऊपर से ठीक ठाक, ये इस प्रकार के बिंब है जिनका कवि ने बहुत बेहतरीन तरीके से प्रयोग किया है। जैसे ही हमने सुना कील की तरह ठोकना, तो हमारे मन मस्तिष्क में कील को ठोकने का दृश्य जीवंत हो उठा। इस प्रकार पसीना पोंछना, ऊपर से ठीक ठाक आदि वाक्यांशों में बिंब योजना है जिससे भाषा प्रभावी बन गई है। इसमें उपमा अलंकार भी हम देख सकते हैं, मानवीकरण अलंकार भी देख सकते हैं, पेच का मानवीकरण हुआ है, बात का मानवीकरण हुआ है और प्रश्न अलंकार भी हमें देखने को मिला है। क्या तुम्हें भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा? प्रश्न अलंकार। कवि ने बहुत सुंदरतम तरीके से इन अलंकारों का प्रयोग भी किया है। भाषा तत्सम है, तद्भव है और उर्दू शब्द भी हमें देखने को मिलते हैं। भाषा सहज है, सरल है और भावानुरूप है और इस काव्यांश में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता बात सीधी थी का भावार्थ ग्रहण किया है, अर्थ ग्रहण किया है, इसको ठीक से पढ़ा है, इसको ठीक से हमने समझ लिया है। अगले वीडियो में हम कवि कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता के बहाने तथा बात सीधी थी पर इन दो कविताओं से संबंधित प्रश्न उत्तर लेकर आपके समक्ष शीघ्र ही उपस्थित